क्लास स्टार्ट करें। हाय बच्चों, आप सबको पता है कि क्लास 10th का सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और केवल सीबीएसई का नहीं, इंडिया में जितने बोर्ड हैं उन सारे बोर्ड का रिजल्ट आ ही चुका है ना। तो वो बच्चे चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे झारखंड बोर्ड के हो, चाहे एमपी या राजस्थान बोर्ड के हो, सबने अपना रिजल्ट तो ले लिया है। कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, कुछ बच्चे रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाए। और जो बच्चे रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाए उनको ये नहीं समझना है कि एक रिजल्ट से उनकी लाइफ खत्म हो गई है ना। लाइफ में देखो यार, एक जो मार्कशीट होता है ना, वो किसी की फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। बस एक चीज ध्यान रखना कि आपने जो गलतियां करी हैं 10th में, मतलब वो बच्चे जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, वो बच्चे अगर लाइफ में कुछ गलती की है कि हाँ 10th में मेरे नंबर कम आए, तो सबसे पहले ये एनालाइज करो कि क्या ऐसी गलती थी जिसके कारण हमारे मार्क्स घटे हैं। ठीक, वो गलती आगे की स्टडी में मत करना, मतलब 11th 12th और हायर स्टडी जो भी करोगे उनमें ये गलती मत करना। ठीक है, तो लाइफ में आपके सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाएगी। और वो बच्चे जो अभी 10th में है उनको अपने सीनियर से सीखने चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंसान की उम्र कम पड़ जाती है खुद से गलती कर करके सीखने के लिए। तो लाइफ में वो गलती मत करो जो आपके सीनियर्स ने कराई। ठीक है, जो आपके बड़ों ने किया है। क्योंकि भैया जब वही गलती करोगे आप, ठीक है, तो आप में और उनमें अंतर क्या होगा? अगर वो उस गलती को कर करके लाइफ में फेल हुए तो आप भी फेल हो जाओगे। ठीक, तो लाइफ में ये लर्निंग लो कि उन्होंने जो गलती किया वो गलती हमें नहीं करनी। ठीक, उनकी गलतियों से सीखनी है और 10th में बेहतर परफॉर्म करना है। और एक और बात, अगर लाइफ में गलती करनी भी है तो नई गलती करो ना, ऐसी गलती करो जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उससे दो बातें होंगी। एक, अगर आपसे मिस्टेक्स हुआ है और आप लाइफ में सक्सेस नहीं हुए, फेल हो गए, तो कम से कम एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये गलती मत करो, नहीं तो ये ऐसा हाल हो जाएगा आपका। या फिर आपने अगर गलती करी है और उस गलती से दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि गलती करने के बाद आपके अंदर वो विल पावर जगे और आप मेहनत करके सक्सेस हो जाओ। ठीक है, तो फिर कहना ही क्या बात, आपके पास वो एक्सपीरियंस भी रहेगा और वो सक्सेस की वैल्यू आप करना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो लाइफ में ध्यान रखना, आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं जिनके भी कम मार्क्स आए हैं 10th में, उनको ऑब्जर्व करो, उनको देखो उन्होंने क्या ऐसी गलती करी जो हमें नहीं करना। बस आपको इतना ही कहूंगा, अगर आप 10th में बहुत अच्छा नंबर फोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो मैथ्स में 90 प्लस 95 प्लस 100 आउट ऑफ 100 करें, तो दो तीन बातें ध्यान रखना। पहला, क्लास जो भी लेना प्रॉपरली लेना। दूसरा, फेयर नोट्स अच्छे से बनाना। तीसरा, एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसके एक एक क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए बिना देखे। और चौथा, लगभग 10 साल के पीवाईक्यूज जरूर करना। ठीक है, और सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया है उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। अगर आपने इतनी काम प्रॉपर ढंग से किया है तो मैं आपको सियोरिटी देता हूँ, मैथ्स में आपको 90 प्लस जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने मार्किंग स्कीम को भी ध्यान रखा, मतलब लिखना कैसे, उस चीज को भी ध्यान रख करके प्रैक्टिस किया, तो आपको 95 प्लस 100 आउट ऑफ 100 करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारे क्लास 10th का, भैया अध्याय 1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का ये भाग 3 है ना। यहाँ पे हम दो बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, एक स्टेट बोर्ड को। स्टेट बोर्ड में बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, ठीक है, जितने भी बोर्ड है जो हिंदी मीडियम में आते हैं वो सारे आ जाते हैं। और सीबीएसई के हिंदी मीडियम के बच्चों को हम लोग टारगेट करके आज की क्लास ले रहे हैं। तो भाग 3 है, तो भैया दो भाग कहाँ है, भाग 1 और भाग 2, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, क्लासेस है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट करो और जाके वहां पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉच आउट करो। बहुत ही बेसिक से बहुत ही डीप लेवल पे पढ़ा है। आज हम लोग पार्ट 3 की बात करेंगे, है ना। लेकिन पार्ट 3 बात करने से पहले ये चेक कर लें कि भैया हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास, अच्छा ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास जो पढ़ा था वो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था और परिमेय संख्या को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके प्रकार जो होते हैं, शांत दशमलव, अशांत और आवर्ती दशमलव, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक, जिनको नहीं आता वो पुराना वीडियो देख सकते हैं ना, पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्या की।
ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इरेशनल नंबर। ठीक, तो अपरिमेय संख्या होता क्या है? तो देखो यार, बेसिकली अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या को नॉर्मली दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, है ना, परिभाषित कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोला मैंने? वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है, और मैं जहां तक कहूं ये ज्यादा परफेक्ट डेफिनेशन है, वो ये है कि वैसा संख्या जो दशमलव के बाद, ध्यान से सुनना, वैसा संख्या जो दशमलव के बाद अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार हो। मैंने क्या कहा? वैसी संख्या जो दशमलव के बाद अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब क्या है भैया, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो ना, किसी संख्या को डिवाइड करते हो, भाग देते हो, भाग देने के बाद दशमलव के बाद मान के चलो वो सिंगल डिजिट के बाद खत्म हो जाता है, मतलब उसका शेषफल रिमाइंडर जीरो आ जाता है। तो अगर शेषफल जीरो आ गया तो मतलब वो है शांत दशमलव। ठीक है, अगर किसी संख्या को आप भाग देते हो और उस संख्या को भाग देने पर होता ये है कि वो दशमलव के बाद सेम नंबर को, सेम संख्या को रिपीट करता जाता है, बार बार लाता जाता है, और जो नंबर रिपीट करता है, जो नंबर बार बार आता है, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अशांत और आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? अशांत और आवर्ती दशमलव। तो चाहे वो शांत दशमलव हो, चाहे वो अशांत और आवर्ती दशमलव हो, ये दोनों दोनों परिमेय संख्या के प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन वैसी संख्या जिसको भाग देने पर दशमलव के बाद वो कभी खत्म ही ना हो, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और वो सेम वैल्यू को रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे ये दशमलव के बाद खत्म भी नहीं हो रहा और सेम वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रहा है ना, तो ये अपने आप में ये एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसे संख्या को ध्यान से सुनना मेरी बात है, वैसी संख्या जो दशमलव के बाद सेम वैल्यू को रिपीट ना करे, सेम संख्या को रिपीट ना करे और ना ही खत्म हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम, वो ऐसी संख्या को हम अशांत और अनावर्ती दशमलव कहते हैं। भैया एक बार और रिपीट करो, चलो रिपीट करते हैं। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या खत्म ना हो, चलते रहे और सेम नंबर रिपीट ना करे, सेम संख्या रिपीट ना करे, वैसी संख्या को हम अशांत और अनावर्ती दशमलव कहते हैं। और दुनिया में जितने भी अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं, वैसी संख्या जो होती है, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गया? चलो, उम्मीद है अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गया। चलो इसको लिखवा दूंगा, आप परेशान ना हो, अच्छे से लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो भैया अपरिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे 1.2345 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये दशमलव के बाद खत्म भी नहीं हो रहा और ना रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया आपका? अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाया। और अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 0.01 डबल जीरो एक, ट्रिपल जीरो एक, और ये डॉट 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 चलता जा रहा है। तो भैया यहाँ पे रिपीट कर रहा है सेम संख्या, वन वन देखो, नहीं, ये 01 है, ये 001 है, ये 001 है, ये रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो ये भी अपने आप में क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं आप। जैसे 2.05 005 000 ये भी अपने आप में किसको दिखा रहा है? ये अपने आप में अपरिमेय संख्या को, ठीक है, निरूपित कर रहा है। वैसे ही दुनिया के दो सबसे फेमस इरेशनल नंबर है, एक पाई और दूसरा ई। एक पाई और दूसरा ई। क्यों भैया, क्यों भैया, क्यों भैया? पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14159 होती है और ये खत्म नहीं होती, ये रिपीट कर, सॉरी, ना तो खत्म होती है ना रिपीट करती है। तो ये इसीलिए पाई जो है, पाई जो है वो अपने आप में अपरिमेय संख्या है। अरे भैया एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, पहले ये बताओ, पाई की वैल्यू तो हमने सीखा था 22/7 होता है। ठीक है, हमने तो ये सीखा था। अरे भाई, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता। पाई की वैल्यू हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं 22/7, 22/7 हम मानते हैं। भैया क्या बात कर रहे हो यार, जब भी पाई होता था 22/7 कूट कर रख देते थे।
तो एक काम करो यार, आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी, एनसीईआरटी की किताब को खोलो, ठीक है, ओपन करो, अभी ओपन करो और जाओ एनसीईआरटी में। अगर नई किताब है तो अध्याय 13 में जाओ, और अगर पुरानी किताब है, सॉरी, अगर पुरानी किताब है तो अध्याय 13 में जाओ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर पुरानी किताब है तो अध्याय 13 में जाओ, ठीक है, चैप्टर 13 में जाओ। और अगर नई किताब है तो चैप्टर 12 में जाओ, अध्याय 12 में जाओ। और वहां पे जाके देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, प्रश्नावली जो होता है ना, उसके स्टार्ट होने से पहले वहां पे लिखा होता है पाई, वहां पे लिखा होगा, देखो, जब तक ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 माने, ये लिखा होगा, देखो पढ़कर देखो, जब तक ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 माने। तो एक बात बताओ, अगर पाई की वैल्यू 22/7 होती, पाई का मान अगर 22/7 होता, तो वहां पे क्यों लिखा होता कि जब तक ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 माने? तो इनडायरेक्टली तो वो कह रहा ना कि हम जब तक नहीं कह रहे, तुम पाई की वैल्यू 22/7 मानकर चलो, 22/7 मानकर चलो, यही कहना चाहता है ना। तो भैया एक बात बताओ यार, मतलब आप ये कहना चाहते हो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती? नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये मानते हैं। अब क्वेश्चन आता है, भैया एक बात बताओ यार, पाई की वैल्यू 22/7 क्यों मानते हैं? तो भाई इसके पीछे दो रीजन दिया जाता है। ये जो चीज है पाई बराबर 22/7 मानने के पीछे दो रीजन दिया जाता है। कौन कौन सा रीजन? तो थोड़ा सा कहानी सुननी पड़ेगी, और इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। आज के बाद पाई का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, पाई के सारे कंफ्यूजन दूर, है ना। देखिए, पहली कहानी जो पुराने जमाने से चलते आया है, और जो कहानी बता रहा हूँ ये ओरिजिनल है भाई। इसी दो चीजों पे साइंटिस्ट जो है वो बटे हुए हैं। कुछ लोग पुराने इस पहले विचार को मानते हैं, कुछ लोग दूसरे विचार को। मैं पहले विचार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहली कहानी की बात कर रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि आज से कई हजार साल पहले, जब इंसान जो था कम्युनिटी में रहने लगा। कम्युनिटी का मतलब समझते हो? समझाता हूँ, थोड़ा और पीछे चलता हूँ। आज से कई लाख साल पहले इस धरती पे जब इंसान आए, तो इंसान बाकी जानवरों से अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि इंसानों के पास सोचने की क्षमता थी, इंसान सोच समझ सकता था, ठीक है। तो इंसान जो था वो सोच समझ सकता था, तो इंसानों ने ये सोचा कि भैया सूरज पूरब में ये क्यों उगता है, दिन रात 24 घंटे के क्यों होते हैं। इंसानों ने ये सारी चीजें ढूंढा, और उसी के साथ इंसान जो थे वो उस टाइम जंगल में रहा करते थे, और जंगल में अपने आप को सेफ रखने के लिए पहले वो पेड़ों पे रहते थे। लेकिन कुछ ऐसे जंगली जानवर होते थे जो पेड़ों पे चढ़ करके इंसानों का शिकार कर लेते थे। तो इंसानों ने कहा कि भैया हम तो यहाँ पे पेड़ों पे सेफ नहीं है। तो इंसानों ने देखा कि कुछ जंगली जानवर, सॉरी, कुछ ऐसे जानवर है जो बिल में रहता है, जैसे खरगोश, जैसे चूहा, स्नेक, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो हम भी पत्थरों के बीच में या मिट्टी हटा करके गुफा बना लेते हैं और उसमें हम रहना चालू करते हैं। तो इंसानों ने रहना चालू किया। उससे दो फायदे हुए, एक तो ठंड से इंसान बचने लगा, और दूसरा जंगली जानवरों से सेफ रहने लगा। लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते थे, कुछ ऐसे आप कह सकते हो इंसेक्ट होते थे, वो क्या करते थे, वो इंसानों को डंक मार लेते थे या डस लेते थे, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती थी, जैसे बिच्छू, सांप, ठीक है ना। तो इंसान वहां पे भी सेफ नहीं था। तो और इंसानों ने उस टाइम जो इंसान होते थे ना, वो नंगू पंगू रहते थे, ठीक। इंसान कपड़े नहीं पहनते थे, तो इंसान को ठंड लगता था। तो इंसानों ने सबसे पहले अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पत्तों के कपड़े पहनना चालू किया। पत्ते जानते हो, पत्तों से खुद को ढकना चालू किया। लेकिन उस टाइम बड़ी दिक्कत हो जाती थी, जब बकरी पत्ते नोच कर चली जाती थी। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग, है ना। लेकिन होता ये था कि पत्तों से उनको उतना सेफ गार्ड नहीं मिलता था ठंड से। तो इंसानों ने क्या किया, जब जंगली जानवर को मारते थे, जानवरों को मारते थे, तो मारने के बाद जो जानवर का खाल होता था, उस खाल को उन्होंने ओढ़ना चालू किया, पहनना चालू किया। और उस खाल से उनको गर्माहट फील हुई, तो उन्होंने खाल से कपड़े बनाना चालू कर दिया। बात समझ रहे हो? ऐसे ऐसे इंसानों ने अपने आप को क्या कहते हैं, इवॉल्व किया, डेवलप किया। अब क्या हुआ कि इंसानों ने और अपने आप को डेवलप कैसे किया वो सुनो। अब इंसान गुफा में भी सेफ नहीं था, तो इंसानों ने सोचा कि यार हम सेफ कहाँ हैं। तो इंसानों को लगा कि यार हमें अलग अलग ना रह के हमें कम्युनिटी में रहना चाहिए। कम्युनिटी मतलब एक साथ रहना चाहिए। तो इंसानों ने क्या किया, गांव बसाना चालू किया एक जगह पे। तो इंसान क्या किए, एक जगह पे गांव बसाए, जहां पे वो घर के अंदर रहा करते थे, ठीक।
बहुत सारे लोग एक जगह में रहा करते थे इकट्ठा। और उस टाइम भी इंसानों की जो जरूरत होती थी वो जंगलों से पूरी होती थी, और इंसान जो है वो अपना बसेरा हमेशा नदियों के किनारे बसाता था। नदियों के किनारे बसाने से दो फायदे होते थे। एक तो उनको पानी मिल जाता था, और दूसरा नदियों से मछली वगैरह जलीय जीव मिल जाता था, जिसको खा करके वो अपना पेट भी भर लेता था, है ना। तो इंसानों ने आ, नदी के किनारे अपना बसेरा बनाया, लेकिन इंसान अपनी जो जरूरत थी वो आज भी जंगलों से पूरा करता था। कहाँ से पूरा करता था? जंगलों से। जंगल जंगल जाके इंसान शिकार करता था, फल तोड़ के लाता था, है ना। और लकड़ी की व्यवस्था जंगलों से करता था। ठीक। तो इंसान जब जंगल जाता था और जंगल से अपनी जरूरत की चीजें लाता था, तो वो लाने के दो तरीके होते थे। या तो वो अपने पीठ पर लाद कर लाता था, या जानवरों के पीठ पर लाद कर लाता था। ठीक। लेकिन उसमें होता ये था कि वो ज्यादा सामान ला नहीं सकता था। एक बार क्या हुआ कि इंसानों की कम्युनिटी के कुछ लोग जो थे वो जंगल गए लकड़ी काटने, और लकड़ी जब काट रहे थे जंगल में, ठीक है, तो एक बंदा जो था वो पेड़ पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? तो सॉरी, पेड़ पे नहीं चढ़ गया, एक पहाड़ था कुछ ऐसा। इस पहाड़ के ढलान पे एक पेड़ था, उस पेड़ पे चढ़ गया, और उस पेड़ की एक जो टहनी थी, इस टहनी को वो काटने लग गया। ठीक। जब वो इस टहनी को काटा, तो ये टहनी जो है वो लुढ़कते 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 नीचे आया। तो इंसान को आइडिया आया चक्के का। इंसान को सबसे पहले किसका आइडिया? चक्के का। इंसान को लगा कि यार हम चक्का बना सकते हैं, पहिया बना सकते हैं। और इंसान ने जब पहला पहिया बनाया था, तो पहिया गोल था ही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक। तो टेढ़ा मेढ़ा था, तो धक्का देने में खींचने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इंसानों ने सोचा यार गोल चक्का हम किसको कहेंगे, किसको गोल चक्का कहेंगे, किसको गोल चक्का कहेंगे। तो किसी ने बताया कि गोल चक्का हम उसे कहेंगे, ध्यान से सुनना, गोल चक्का हम उसे कहेंगे जब उस चक्के का सरकमफेरेंस, उस चक्के का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब समझ रहे हो, ये बाउंड्री लाइन, हिंदी में बोले तो परिधि, उस चक्के की परिधि और व्यास का रेशियो, व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, है ना। चक्के की परिधि, चक्के की परिधि को हम सी से दिखा दे रहे हैं, और व्यास को हम डी से दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। चक्के की परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा वो 22/7 होगा, उसे हम गोल चक्का कहेंगे। तो किसी ने क्या बताया कि गोल चक्का उसे कहेंगे जब उस चक्के का परिधि और व्यास का जो अनुपात होगा वो कितना होना चाहिए? 22/7 होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम गोल चक्का कहेंगे। लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा भाई, मजा आ गया लोगों को जानकर कि हम गोल चक्का कैसे बना सकते हैं, और लोगों ने धड़ल्ले से गोल चक्का बनाना चालू कर दिया। और अपने डेली लाइफ में चीजों को देखो, जितनी भी गोल चीज नजर आएगी ना, आप उसकी परिधि को नापना और व्यास को नापना और उसका अनुपात निकालना, उसका अनुपात 22/7 ही आएगा। जैसे पंखा हो गया, आपके घर में सीलिंग फैन लगा होगा ना, तो उसका बीच वाला पार्ट गोल होगा, उसका परिधि नापना, ठीक, व्यास नापना और उसका अनुपात निकाल के देखना, 22/7 के ही आसपास आएगा, मतलब 22/7 ही आएगा। समझ में आ रहा है? लोगों को बड़ा मजा आने लगा, लोगों ने भैया गोल चक्का बनाना सीख लिया था। फिर बाद में चल करके किसी ने बताया कि जो चक्का है, जो ये जो चक्का है, इस चक्के को हम विड्थ कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? किसी ने बाद में चल करके क्या बताया, इस चक्के को हम क्या कहते हैं? विड्थ कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो सर्कल कहते हैं। लोगों को बड़ा अच्छा लगा इसका नाम जान करके। फिर किसी ने बताया कि ये जो विड्थ है, इस विड्थ का जो परिधि होगा वो 2πr होगा। और किसी ने कहा कि ये विड्थ है, तो विड्थ का ये केंद्र है, केंद्र से ये हो गई त्रिज्या, और ये हो गया त्रिज्या जिसको आर से दिखाते हैं, और ये आर प्लस आर बराबर कितना हो गया? 2r। तो डी बराबर किसी ने बोला कि व्यास की जो वैल्यू होगी वो 2r होगी। तो किसी ने एक काम किया, सी की वैल्यू जब उसे पता थी 2πr, तो सी की जगह उसने 2πr रख दिया, और अपॉन अपॉन, और डी की वैल्यू पता थी 2r, तो डी की जगह उसने 2r रख दिया, इक्वल टू 22/7 कहानी चल रही थी। फिर 2 से 2 उड़ा दिया, आर से आर उड़ा दिया, और पाई बराबर कितना निकाल लिया? 22/7 निकाल लिया। और यहां से दुनिया वालों को पाई की वैल्यू पता चली ना भैया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। दुनिया में तहलका मच गया, दुनिया वाले खुश थे, मजा आ गया यार। तो एक तो रीजन ये था पाई बराबर 22/7 मानने का। दूसरा रीजन ये था
कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ मैथमेटिशियन ये कहते थे कि यार पाई बराबर 22/7 होने का रीजन ये भी हो सकता है, और वो इस बात को मानते थे। अब मैं सेकंड कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। वो ये कहते थे कि यार देखो, सूरज जो है वो किधर उगता है, ठीक है, लेकिन सूरज किधर उगता है उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ 1 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 1 के बाद अगला कौन आएगा? बताओ बताओ बताओ। 1 के बाद, 1 के बाद अगला कौन आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। मैक्सिमम बच्चों ने ये कहा होगा कि 2 आएगा भैया। तो एक बच्चा ये भी तो कह सकता है कि भैया नहीं नहीं, 1 के बाद 1.1 आएगा, 1.1 आएगा। आप सोचो ना, एक 2 से पहले आता है ना 1.1। तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है भैया ऐसे तो 1.01 जो है वो 1.1 से जस्ट पहले आता है, तो ये आना चाहिए 1 के बाद। तो एक बच्चा कहता है भैया यार ऐसे तो हम ये भी तो कह सकते हैं 1.001 आना चाहिए, क्योंकि ये 1.01 से छोटा है ना, तो ये इससे छोटा नंबर है, तो 1 के बाद तो ये आना चाहिए। तो एक बच्चा सोचता है कि यार ऐसे तो हम बता ही नहीं सकते 1 के बाद क्या आएगा। तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि भैया एक काम करो, आप जितना जीरो लगाओगे ना दशमलव के बाद, तो एक एक्स्ट्रा जीरो लगा करके बोल देना वो मेरा नंबर होगा और मेरा संख्या होगा, और वो संख्या जो आप बोलोगे उससे छोटा होगा, और 1 के बाद वही आएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अब कहा जाए, तो 1 के बाद ये क्या आएगा ये कोई बता नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो उसको गणित नहीं आता है, इसलिए कह रहा है 1 के बाद 2 आएगा। तो भैया एक बात बताओ, बचपन में तो हमें यही पढ़ाया गया था 1 के बाद 2 आएगा, तो आपको गलत पढ़ाया गया था। मतलब गलत क्यों पढ़ाया गया यार, सही बता देते कि 1 के बाद क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता। देखो यार, अगर आप बचपन में आपको ये बता दिया जाता है 1 के बाद क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता, तो तुम सामने वाले मास्टर को क्या कहते पता है? पहले खुद सीख के आओ, उसके बाद हमें सिखाना। तो मैं तो खुद पता है ही नहीं 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, और तुम हमें सिखाने चले हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, तो पहले हमें क्या होता है ना कि चीजों को सीक्वेंस में सिखाया जाता है, ताकि एक पैटर्न में चीजें सीखना आसान हो जाए हमारे लिए। पहले आपको काउंटिंग सिखाया गया था, गिनती सिखाया गया था, 1 2 3 4। फिर आपको टेबल सिखाया गया था ना। और जैसे ही आप टेबल सीख गए, गिनती सीख गए, टेबल सीख गए, तो उसके बाद हुआ क्या, फिर आपको बताया गया कि डेसिमल सिखाया गया, दशमलव सिखाया गया कि 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 और ऐसे ऐसे करके 1.9 तक संख्या आता है, फिर जाके 2 आता है। बाद में पता चला कि 1 और 1.1 के बीच में भी संख्या आता है, 1.01 1 1.02, और ऐसे संख्या चलते जाता है, और ये कहाँ तक आता है? 1.09 तक, फिर जाके 1.1 आता है। ठीक, बाद में पता चला कि 1 और 1.01 के बीच में भी ऐसे ही संख्या आती रहती है। तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं आती है, अनंत दशमलव संख्याएं आती है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, ये बाद में आपको सिखाया गया। ठीक, तो ये पैटर्न तब आपको समझ में आया कि तब आप चीजों को आसानी से समझ पाए। अगर बोला ना मैंने पहली बात ही कि अगर कोई बोल देता 1 के बाद क्या आता है ये कोई नहीं बता सकता, तो आप उसे कहते यार पहले खुद सीख के आ लो ना, फिर हमें सिखा लेना। बात समझ में आ गई क्या कहना चाहता हूँ? ठीक, फिलहाल तो भैया इसका आंसर तो कोई बता ही नहीं सकता 1 के बाद क्या आएगा। नहीं, मैं बता सकता हूँ। कैसे भैया, कैसे कैसे बताता हूँ, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनिए। ये दूसरी कहानी का ही पार्ट है जो आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, या पूछ रहा हूँ। सुनो, जिस तरह सूरज पूरब में उगता है, सूरज कहाँ उगता है? पूरब में। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है, सार्वभौमिक सत्य कथन है, ठीक है ना, इसको कोई बदल नहीं सकता। नहीं भाई, सही बात बताऊं? चलो पहले आप बताओ, सूरज किधर उगता है, पूरब में उगता है या पश्चिम में? पूरब में ही उगता है ना, ये सार्वभौमिक सत्य सत्य कथन है, इस बात को मानते हो? ठीक, लेकिन एक बात कहूं, सूरज पूरब में उगता ही नहीं है भाई। सूरज डूबा ही कब था जो उगेगा? सूरज तो अपने जगह चमकता रहता है। पृथ्वी गोल गोल घूमती है जिसके कारण दिन और रात होता है, लेकिन फिर भी दुनिया कहती है सूरज पूरब में उगता है ना। तो चलो हम भी मान लेते हैं सूरज पूरब में उगता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य कथन है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि सूरज पूरब में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। उसी तरह गणित के अंदर
नंबर्स जो होते हैं, संख्याएं जो होती है वो अल्टरनेट चलती है, एक छोड़कर एक चलती है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, चौथा अपरिमेय संख्या, पांचवा परिमेय संख्या, छठा अपरिमेय संख्या, सातवां परिमेय संख्या, आठवां अपरिमेय संख्या, और ऐसे ही चलता रहता है। तो आपसे कोई, आप किसी से पूछो, आप किसी से पूछो वन के बाद क्या आएगा, सामने वाला टू बोलता है, तो आप उसको बताओ नहीं यार 1.1 भी तो आ सकता है। फिर वो बच्चा कहेगा नहीं नहीं, ऐसे तो 1.01 भी आ सकता है, तो आप बोलो यार 1.01 से छोटा 1.001 होता है। फिर बोला ऐसे तो कोई, वो बच्चा बोलेगा ऐसे तो हम बता ही नहीं सकते वन के बाद क्या आता है, वो उसे बोलो हम बता सकते हैं। उसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझाओ कि सूरज पूरब में उगता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य कथन है, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। उसी तरह संख्याएं जो होती है गणित में, वो अल्टरनेट चलती है। पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, और ऐसे चलते रहती है। तो वन जो है, एक जो है, वो एक परिमेय संख्या है। तो एक के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन वो अपरिमेय संख्या क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। बात समझ में आ गई? तो मैथमेटिशियन कहते हैं, जितने भी गणितज्ञ लोग हैं वो कहते हैं कि दुनिया में जो संख्याएं होती है वो अल्टरनेट चलती है, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय। तो पाई जो है ना, पाई, वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय के पहले और बाद में, अपरिमेय के पहले और बाद में जो संख्या आया होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। तो वो जो परिमेय संख्या हो रहा होगा वो 22/7 रहा होगा, या तो पहले या तो बाद में। इसीलिए दुनिया वाले पाई बराबर 22/7 मान लेते हैं। मतलब इसके पहले अगर 22/7 या बाद में आए तो पाई बराबर 22/7 मान लेंगे। अरे हाँ यार। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में नहीं सीखा है? 1.99 को 2 लिख देते थे और ब्रैकेट में लिखते थे लगभग। हम कहते थे ना 1.99 2 के आसपास है, इसलिए लिख दो 2। उसी तरह पाई के आसपास 22/7 है, इसलिए लोग मान लेते हैं पाई बराबर 22/7। उम्मीद है दोनों कहानी समझ में आ गया आपको अच्छे से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्विस्ट क्या है पता है आपको? ट्विस्ट ये है कि बाद में चल करके लोगों को पता चला कि पाई बराबर 22/7 होता ही नहीं है। जो हम मानते हैं वो भी गलत मानते हैं। पाई बराबर 22/7 ही गलत मानते हैं, हाँ। उसका रीजन है, ठीक है, उसका रीजन है। और उसका दो रीजन है, अभी तो बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो पाई बराबर जो 22/7 मानते हैं वो गलत है। तो उसका रीजन आप ये कहना चाहते हो कि पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, 22/7 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। हाँ जी। आपको पता है पाई की वैल्यू, जब लोगों को सॉरी जब लोगों को बताया गया कि पाई बराबर 22/7 नहीं होता तो दुनिया में तहलका मच गया था। तो लोगों ने, दुनिया के जितने भी मैथमेटिशियंस थे वो कूद पड़े पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और लगभग आप ये समझो कि वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के लगभग 10 से ज्यादा मैथमेटिशियन ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे उन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी। दुनिया का जो पहला मैथमेटिशियन था उसने पाई की जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो 3.14 कैलकुलेट करी थी। फिर जो अगला मैथमेटिशियन आया वो 3.1411 तक कैलकुलेट किया था। फिर अगला मैथमेटिशियन आया, वो पाई की वैल्यू 3.14159 तक कैलकुलेट किया था, ठीक है। और आपको पता है रामानुजन दुनिया के लास्ट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने पाई की वैल्यू दशमलव के बाद 10 डिजिट तक कैलकुलेट किया था। आपको पता है रामानुजन महान मैथमेटिशियन क्यों आते हैं? उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन तो बहुत सारे हैं लेकिन दो सबसे खास रीजन है। पहला रीजन, पाई की वैल्यू उन्होंने दशमलव के बाद 10 डिजिट तक कैलकुलेट करा था, 10 अंक तक कैलकुलेट करा था। और दूसरा, उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो प्राकृतिक संख्या है जब उनका योग निकालते हैं तो उसका जो योग होता है वो -1/12 होता है। तो इसमें क्या यूनिक बात है? यूनिक बात ये है कि एक बात बताओ, 2+3 बराबर कितना होता है? 5। 2 के आगे कुछ नहीं प्लस, 5 के आगे कुछ नहीं प्लस। जब दोनों संख्या प्लस में तो आंसर किस में आया? प्लस में। तो यहाँ देखो, यहाँ सारी संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं प्लस में चल रही है, तो आंसर किस में आना चाहिए था? प्लस में। लेकिन आंसर आ किस में रहा है भाई? माइनस में। तो जो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या का योग नकारात्मक कैसे हो सकता है?
और इससे मजे वाली बात बताऊं, इससे मजे वाली बात यह है कि रामानुजन ने जो ये प्रूफ किया था, ठीक, इसके बिहाफ पे जब आप 11th 12th में जाओगे ना, जैसे अभी 10th में हो तो साइंस पढ़ते हो, साइंस के अंदर 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अरे है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो वैसे ही जब 11th में जाओगे तो 11th में आपके 3 स्ट्रीम हो जाएंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ठीक, साइंस के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट मिलेगा, दो, हाँ 3 सब्जेक्ट मिलेगा। एक मिलेगा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक मिलेगा पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एक मिलेगा पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। तो अगर आप इसके बच्चे हो और इसके बच्चे हो, ठीक है, तो आपको, या फिर आप इसके भी बच्चे हो, फिजिक्स तो आपको तीनों में पढ़ना ही है, तो फिजिक्स के अंदर आपको एक फिजिक्स का ब्रांच पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। नाम सुनना, क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स में हम स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। ब्लैक होल नाम सुना है? दुनिया में पहली बार अभी कुछ टाइम पहले ब्लैक होल का नासा ने इमेज खींच करके, क्लिक करके, ठीक है, सैटेलाइट के द्वारा दुनिया के सामने शो किया था, दिखाया था, ठीक है। तो वो जो ब्लैक होल होता है ना, बड़ा खतरनाक चीज होता है। लोग कहते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि दुनिया जो क्रिएट हुई, दुनिया जो बनी, वो इसी ब्लैक होल से बनी, और दुनिया जो खत्म होगी वो इसी ब्लैक होल में खत्म होगी, ठीक है। फिलहाल तो ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, और क्वांटम फिजिक्स में स्पेस के बारे में रिसर्च होता है। और आपको पता है, स्पेस के बारे में जब रिसर्च होता है तो जो रामानुजन ने प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर -1/जो 12 दिया है, इसका धड़ल्ले से यूज होता है, क्योंकि इसके बिना क्वांटम फिजिक्स समझ लो अधूरा है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स को का आप क्यों नहीं हिला सकते? बात समझ में आ रही है? और इससे ज्यादा मजे वाली बात यह है कि रामानुजन के अलावा किसी को पता ही नहीं है कि साला सम ऑफ नेचुरल नंबर बराबर -1/12 कैसे होता है। और रामानुजन तो बेचारे है रहे नहीं, तो वो दुनिया के सामने कैसे बताएंगे? लेकिन फिर भी दुनिया को ये प्रूफ नहीं पता कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी, प्राकृतिक संख्या का योग -1/12 कैसे होता है, फिर भी दुनिया धड़ल्ले से यूज कर रही है। समझ में आया? ठीक, फिलहाल वापस अपने पाई की कहानी पे लौटते हैं। तो पाई की वैल्यू कैलकुलेट किया, दशमलव के बाद 10 डिजिट तक। किसने? रामानुजन ने। अब रामानुजन जो थे, ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद इंसानों के हाथ में लगा सुपर कंप्यूटर, और जब इंसानों के हाथ में पहला सुपर कंप्यूटर लगा, तो इंसानों ने उस सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर को चेक करने के लिए सबसे पहले पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब पाई की वैल्यू कितनी बड़ी थी आपको पता है? 5 ट्रिलियन टाइम से भी बड़ी वैल्यू थी। तो भैया एक बात बताओ, पहले मुझे ये बात बताओ, लोग पाई के पीछे काहे पड़े हुए थे, क्यों पड़े हुए थे भाई? पाई के पीछे क्या रीजन था पाई के पीछे पड़ने का? और लोग इतना ज्यादा मैथमेटिशियन, दुनिया के लगभग लगभग मैथमेटिशियन, 10 से ज्यादा मैथमेटिशियन पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने में लगे हुए थे। रीजन क्या था? रीजन था भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, दुनिया में जितनी भी गोल चीज है वहां पे पाई यूज होता है। जैसे एक विड्थ है, विड्थ की परिधि 2 पाई आर, विड्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब सोचो, पाई की वैल्यू ही जब एग्जैक्ट नहीं होगी, पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और पाई की वैल्यू एग्जैक्ट होगी नहीं, तो जब विड्थ की परिधि निकालेंगे और विड्थ का क्षेत्रफल निकालेंगे वो भी एग्जैक्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो आज तक तुमने विड्थ की परिधि और विड्थ का क्षेत्रफल जितना भी निकाला, चाहे वो पाई की वैल्यू 22/7 रख के निकाला या 3.14 निकाल के निकाला, वो सारे के सारे आंसर में एरर था। तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान है, जब आप स्पेस की बात करते हो तो स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गोल आकृति में है, ठीक है। जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो सैटेलाइट जो होता है वो प्लेनेट का चक्कर लगाता है, और जब हमें प्लेनेट का सरकमफेरेंस ही एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो मिशन तो फ्लॉप हो जाया करेगी। जैसे अभी इंडिया के साथ हुआ था, जब इंडिया पहली बार चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया तो वो फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि हमें उस प्लेनेट के बारे में पता नहीं कि कितना उसकी परिधि को, ठीक है, सैटेलाइट चक्कर लगाएगा, इंडिया का लैंडर और रोवर चक्कर लगाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि वहां पे एरर है, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट है ही नहीं। इसीलिए दुनिया के मैथमेटिशियन पागल थे पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने में और इसको एग्जैक्ट बनाने में। तो इंसानों के पास जब पहला सुपर कंप्यूटर हाथ में लगा तो इंसानों ने सबसे पहले पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी, और पता है पाई की वैल्यू कितनी बड़ी थी? लगभग 5 ट्रिलियन टाइम से भी बड़ी वैल्यू थी। इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है। लास्ट में सुपर कंप्यूटर ने क्या कहा पता है?
हमारी औकात नहीं है इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की। और पता है पाई की वैल्यू उससे भी बड़ी थी, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा सुपर कंप्यूटर ने नहीं कहा, मतलब वहां पे 5 ट्रिलियन के आसपास वैल्यू कैलकुलेट करके वो रोक दिया और आगे एरर शो करने लगा। एरर शो करने का मतलब है कि उस पाई की वैल्यू उससे भी बड़ी थी भाई, इसीलिए दुनिया कहने लगी पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट बात है, आपको दो और फैक्ट बताता हूँ, पाई के बारे में इतना बताया तो ये भी जान लो। देखो, हर साल पाई डे मनाया जाता है, हर साल क्या मनाया जाता है, पाई डे। और पता है कब मनाया जाता है? ठीक है, क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 से ज्यादा मैथमेटिशियन ने अपनी लाइफ कंट्रीब्यूट कर दी पाई के नाम पर, तो उसको याद, उनको याद रखने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हर साल पाई डे मनाते हैं भैया। लेकिन मनाते कब है यार, इसकी वैल्यू में छिपा पड़ा है, देखो ना। बताता हूँ, तीसरा महीना 14 तारीख 1 बजकर 59 मिनट। तीसरा महीना कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च, 14 तारीख, मतलब 14 मार्च 1 बजकर 59 मिनट पर हर साल पाई डे मनाते हैं। और दूसरा और फैक्ट सुन लो, इतना सुन लिया तो एक और बात जान लो। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होता है ना ABCD, हिंदी में अल्फाबेट होता है ना क ख ग, वैसे ग्रीक में अल्फाबेट होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है वैसे ग्रीक एक लैंग्वेज है, तो ग्रीक में भी अल्फाबेट होता है। और वो जो ग्रीक अल्फाबेट है ना उसका 5वां लेटर पाई है। जैसे इंग्लिश का 5वां लेटर कौन है, ABCDE, ई है 5वें पे, उसी तरह ग्रीक अल्फाबेट में 5वें नंबर पे पाई है। ठीक है, तो ये पाई जो है वो एक ग्रीक अल्फाबेट है 5वें नंबर का। बात समझ में आ गई? चलो इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा फैक्चुअल बात कर रहा था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नहीं तो अभी तक तो बचपन से डरते आए हो, पाई की वैल्यू इतनी होती है, इतनी होती है, क्यों होती है पता नहीं यार। तो चीजों, मैथ तभी इंटरेस्टिंग लगेगी, मजा आएगा पढ़ने में, जब आपको को उसके पीछे का बिहाइंड द सीन समझ पता होगा। अब फिजिक्स थोड़ी ना है भैया, अब न्यूटन को क्या जरूरत थी पेड़ के नीचे बैठने की? अरे सेब गिरा था तो उठा के खा लेता। बच्चों को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे दे के परेशान किया है, बताओ। अरे केमिस्ट्री देख लो भैया, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं, लाल डालो तो नीला निकलेगा, नीला डालो तो पीला निकलेगा। लिटमस पेपर भाई, लिटमस पेपर कुछ और मत समझना, लिटमस पेपर। मैथ में लॉजिक है, ठीक। फिजिक्स में इमेजिनेशन पे बात होती है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हाइपोथेटिक पे बात होती है। मैथ में ऐसा नहीं होता, मैथ पे हमेशा फैक्ट पे बात होता है। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा, उसका हर एक चीज का प्रूफ अवेलेबल है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, ठीक। मजाक कर रहा हूँ जस्ट जोकिंग। फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, और मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए फिलहाल, ठीक। तो फिलहाल आपको पाई की वैल्यू बात समझ में आ गई, पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, रीजन बता दिया, ठीक। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159 डॉट 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 ऐसे चलते रहती है, ठीक। ऐसे दुनिया का दूसरा सबसे फेमस इरेशनल नंबर है ई। ई क्या है भैया, जिस तरह पाई है उसी तरह ई है, इसकी वैल्यू होती है 2.71 डॉट 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 डॉट। ये दुनिया के दो सबसे फेमस इरेशनल नंबर है, एक पाई और ई। ई के बारे में जिस मैथमेटिशियन ने बताया था उस मैथमेटिशियन का नाम था नेपेरियन, इसीलिए ई को कहा जाने लगा नेपेरियन कांस्टेंट, नेपेरियन स्थिरांक, ठीक है, उनके सम्मान में। दूसरा और भी रैशनल नंबर है, जैसे √2, इसकी भी वैल्यू अब जब निकालोगे ना डेसिमल में, कभी खत्म नहीं होती, चलते रहती है, ठीक। तो वैसा नंबर जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, मूल से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है ना। तो ये सारी सारी चीजें जो हैं वो एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। कोई डाउट्स तो नहीं है? उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं ही होना चाहिए, है ना। फिलहाल ये बात समझ में आ गया, कुछ बातें ध्यान रख लेना, काम की बातें हैं भैया, नोट में लिख लेना। पहली बात कि पाई बराबर 22/7। दूसरा, पाई बराबर 3.14 लिख लेना, हम मानते हैं, मानते हैं। अच्छा एक और बात सीख लो, आपको पता है जब 11th में जाओगे तो पाई बराबर 180 डिग्री भी पढ़ोगे, ठीक है। ये पाई नहीं होता, ये पाई रेडियन होता है। एंगल को नापने के आप अभी तक सब चीज सीखे हो कि कौन को केवल डिग्री में नापते हैं, नहीं, कौन को 3 यूनिट में नापते हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। रेडियन का साइन होता है C, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक। फिलहाल ऐसे ही बता दिया नॉलेज के लिए। फोर्थ नंबर, ई की वैल्यू होती है 2.71, और ये जो है
हम मानते हैं भाई, है ना। इसको पढ़ते हैं नेपेरियन कांस्टेंट। लिख लेना यार, हिंदी में बोले तो नेपेरियन स्थिरांक। नेपेरियन स्थिरांक पढ़ते हैं, है ना। आसान है। अच्छा, फिफ्थ नंबर बात समझ लो कि रूट अंडर अभाज्य संख्या आ जाए। रूट नंबर दुनिया के जितने भी अभाज्य संख्या हो वो आ जाए, अभाज्य संख्या रूट में आ जाए, तो ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है ना। अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभाज्य संख्या पता है आप सबको, वैसी संख्या जो एक से और खुद से डिविजिबल हो, एक से और खुद से भाग लगे। जैसे दो, दो एक से विभाजित होता है और दो से। तीन, तीन एक से विभाजित होता है और तीन से। चार, चार एक से विभाजित होता है, दो से विभाजित होता है और चार से। तो चार जो है वो एक और चार के अलावा दो से विभाजित हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है ना। दो और तीन, एक और दो जो है वो एक और दो से भाज्य है, विभाजित होता है। तीन एक और तीन से विभाजित होता है, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक, तो वैसी संख्या जो एक से और खुद से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो दुनिया में जितने भी अभाज्य संख्या है वो अगर रूट में आ जाए, किस में आ जाए, रूट में आ जाए, तो वो क्या होता, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5। और रूट अगर आपको समझ नहीं आता ना, तो पिछली वीडियो में मैंने रूट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है भाई, तो आप पिछला वाला वीडियो जाकर देख लो, और रूट को समझना है तो वहां पे समझ लो। ठीक है, रूट 17, रूट 19, और एक और लिख देते हैं रूट 23। ठीक, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा, छठा नंबर, आसान और अनावर्ती दशमलव प्रसार, या दशमलव तक ही लिख लो ना, दशमलव, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 1.2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 डॉट। आसान मतलब खत्म नहीं होगी, अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, है ना। 0.01, 001, 000, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है अशांत और आवर्ती दशमलव का मतलब अपरिमेय संख्या का। क्लियर है ये बातें। अच्छा, दो तीन बातें और सीख लो यार। सातवां नंबर जो काम आता है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। आठवां नंबर, रूट 3 की वैल्यू होती है, मान होता है 1.73। और वैसे ही नौवां नंबर, रूट 5 का मान होता है 2.23। इसको आपको याद रखना है भाई। ठीक है, कहीं 2.25 भी लिख देते हैं, 2.23, तो डेसिमल में आसपास वाली वैल्यू एक दो डिजिट ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हो गई, हाँ है ना। अच्छा, ये भी बात सुन लो, पाई बराबर मैंने क्या कहा, 22/7 नहीं होता। क्यों नहीं होता, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या जो है ना, यहाँ पे लिखा होगा। अच्छा, इसको जो डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, वो क्यू डैश से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, क्यू डैश। देखो, कोई फिक्स साइन नहीं होता अपरिमेय संख्या को दिखाने का, बस आप वैसे नंबर, वैसी अल्फाबेट को छोड़ दो जिससे किसी स्पेशल संख्या को दिखा रहे हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या को एन से दिखाते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, पूर्णांक को आई या जेड से, ठीक है, और वास्तविक संख्या को आर से। तो इनको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट है
उन सब से आप परिमेय संख्या को दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और छोड़ दिया, और परिमेय संख्या को क्यू से। ठीक है, तो इनको छोड़ करके जितने भी अल्फाबेट है उससे हम अपरिमेय संख्या को दिखा सकते हैं। बेसिकली क्या है ना कि परिमेय संख्या से को क्यू से दिखाते हैं, परिमेय को उल्टा अपरिमेय होता है, इसलिए हम लोग क्यू डैश लिख देते हैं ना। बाकी ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं होता, ठीक, लेकिन ऐसे याद रखने के लिए लिख देते हैं। चलो अगला। अच्छा, 11वीं बात, पाई बराबर 22/7 काहे नहीं होता भैया? तो ये तो बता दिया। पाई की वैल्यू कितनी चलती है? 3.1415 9 डॉट 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 डॉट। और वैसे ही 22/7 की वैल्यू चलती है 3.1428 के ऊपर बार। ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं? नहीं, ओवरऑल सारी पॉइंट कवर कर लिया है ना, सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया। उम्मीद है आपको अपरिमेय संख्या तक अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, और यार देखो यार, दिल मत तोड़ा करो यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार। और तुम लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हो और दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा यार। ठीक, तुम लोग जब दोस्तों से शेयर करते हो, वीडियोज पे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज आते हैं, ठीक है, तो मुझे भी लगता है कि हाँ यार मेरी मेहनत सफल हुई। तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लेना। ठीक है, आ, समझ लो वही हमारे लिए क्या है भैया, गुरु दक्षिणा। ठीक है, और सब्सक्राइब करवाओ यार जम के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला वीडियो, अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे हम आप परिमेय संख्या प्रूव कर, मतलब आप परिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है ना, और वहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन छपने ही छपने हैं। ठीक, तो अगला क्लास मिस मत कीजिएगा और उसको जरूर लेक्चर देखिएगा, और नोट्स प्रॉपर बनाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।